आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 हिंदी की क्षितिज की बुक के पाठ ल्हासा की ओर के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1। थोला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? उत्तर गांव में ठहरने का उचित स्थान मिलने या न मिलने का कारण यह था कि भिखमंगे के वेश में यात्रा करते समय लेखक के साथ सुमति था। वहां गांव में सुमति के जान पहचान के लोग थे, इस कारण उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। दूसरी बार भद्रवेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे। वहां पर शाम के समय लोग छन पीकर नशे में अपना होश हवास खो देते हैं। इस तरह की मनोवृत्ति के कारण लेखक को रहने का उचित स्थान नहीं मिला और उन्हें सबसे गरीब के झोंपड़े में ठहरना पड़ा। प्रश्न 2। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उत्तर: उस समय के तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल, बंदूक आदि रखते थे। साथ ही वहां अनेक निर्जन स्थान भी थे, जहां न पुलिस का प्रबंध था न खुफिया विभाग का। वहां डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसीलिए यात्रियों को हत्या और लूटमार का भय बना रहता था। प्रश्न 3। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए थे? उत्तर: लंकोर के मार्ग में लेखक का घोड़ा थक कर धीमा चलने लगा था, इसलिए वे अपने साथियों से पिछड़कर रास्ता भटक गए। प्रश्न 4। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? उत्तर: लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार लेखक एक मंदिर में रखी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियां पे आच रहे थे। वे इसे पढ़ाने में मग्न थे, इसलिए उन्होंने सुमति को यजमानों के पास जाने से रोकने का प्रयास नहीं किया। प्रश्न 5। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ी रहा? उत्तर: अपनी यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बीहड़ एवं ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर उसे तेज धूप में यात्रा करनी पड़ी। ऐसे निर्जन स्थानों से गुजरना पड़ा जहां डाकू बिना बात पर खून कर देते थे। हथियारों का कानून न होने से डाकुओं का भय रहता था। उसका घोड़ा मंद गति से चल रहा था, इसलिए वह साथियों से बिछड़ गया। वापस आते समय अपना सामान स्वयं पीठ पर लाद कर पैदल यात्रा करनी पड़ी। प्रश्न 6। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? उत्तर: उस समय तिब्बती समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थीं। औरतें पर्दा नहीं करती, कोई अपरिचित व्यक्ति भी किसी के घर में अंदर तक जा सकता था, परंतु भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर में घुसने नहीं देते थे। प्रश्न 7। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? क. लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। ख. लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। ग. लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थीं। घ. पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। उत्तर: क. लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। प्रश्न 8। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? उत्तर: सुमति के परिचय और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा है। वे व्यवहार कुशल तथा मिलनसार व्यक्ति थे, इस कारण उनके कई मित्र थे। वह कई बार तिब्बत आ चुके थे और वहां के हर गांव से पूरी तरह परिचित थे। प्रश्न 9। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त करें। उत्तर: हम जब किसी से मिलते हैं तो सामान्यतः वेशभूषा से उसकी पहचान करते हैं। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े ढेर देखकर उसे दुत्कारते हैं। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे यह अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार का भिक्षु उसे सम्मानपूर्वक अपनाएगा। मेरे विचार से यह अनुचित है। अनेक संत महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं। हम वेशभूषा के आधार पर ही भले बुरे की पहचान करते हैं, परंतु अच्छी वेशभूषा में कुत्सित विचारों वाले लोग भी हो सकते हैं। गरीब व्यक्ति भी चरित्र में श्रेष्ठ हो सकता है। वेशभूषा सब कुछ नहीं है। प्रश्न 10। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहां की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर: तिब्बत एक पहाड़ी प्रदेश है
जिस कारण यहाँ बर्फ पड़ती है। इसकी सीमा हिमालय पर्वत से शुरू होती है। डांडे के ऊपर से समुद्र तल की गहराई लगभग 18,000 फीट है। पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर दिखते हैं। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ों पर न तो बर्फ की सफेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ पत्थरों का ढेर है। अपने राज्य शहर के बारे में विवरण अपनी भाषा में दे आई। प्रश्न 11, आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। उत्तर गर्मी की छुट्टियों में इस बार मैं अपने माता पिता और भाई के साथ वृंदावन घूमने गया था। सबको मेरा प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। हम सब 2 जून को अपनी गाड़ी में बैठकर प्रातः 5 बजे वृंदावन के लिए रवाना हुए। गाड़ी में वृंदावन तक का सफर कुछ 7 घंटों का है। जब तक हम वहां पहुंचे तब तक हम सभी काफी थक चुके थे। वहां पहुंचकर हमने रहने के लिए धर्मशाला का इंतजाम किया। वहां हमने तरह तरह के मंदिर देखे। वहां के कुछ प्रसिद्ध मंदिर जैसे कि बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, निधिवन, इस्कॉन मंदिर, राधा वल्लभ के मंदिर भी घूमे। वहां हम 3 दिनों के लिए रहे और फिर वापस आते हुए हम आगरा की ओर रवाना हुए। आगरा पहुंचकर हमने ताजमहल देखा जो बहुत ही सुंदर बना हुआ था। आगरा घूमते घूमते हमें पूरा दिन निकल गया। फिर रात को अपनी गाड़ी में बैठकर हम वापस अपने घर के लिए रवाना हुए। पूरा सफर हमारा बहुत ही सुखद रहा। पूरे परिवार को बहुत ही आनंद आया। जब भी हमारी और रिश्तेदारों से बात होती है तो हम उन्हें वृंदावन जाने के लिए जरूर कहते हैं। प्रश्न 12, यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है? उत्तर, प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक में महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरे बचपन के दिन संस्मरण है। संस्मरण भी गद्य साहित्य की एक विधा है। इसमें लेखिका के बचपन की यादों का एक अंश प्रस्तुत किया गया है। यात्रा, वृत्तांत तथा संस्मरण दोनों ही गद्य साहित्य की विधाएं हैं, जो कि एक दूसरे से भिन्न है। यात्रा वृत्तांत किसी एक क्षेत्र की यात्रा के अपने अनुभवों पर आधारित है तथा संस्मरण जीवन के किसी व्यक्ति विशेष या किसी खास स्थान की स्मृति पर आधारित है। संस्मरण का क्षेत्र यात्रा वृत्तांत से अधिक व्यापक है। प्रश्न 13, किसी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे। पौ फटने वाला था कि हम गांव में थे। तारों की छांव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। नीचे दिए गए वाक्य को अलग अलग तरीकों में लिखिए। जान नहीं पड़े देता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। उत्तर 1, यह पता ही नहीं चल पा रहा था कि घोड़ा चल भी रहा है या नहीं। 2, कभी लगता था घोड़ा आगे जा रहा है, कभी लगता था पीछे जा रहा है। प्रश्न 14, ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द ढूंढकर लिखिए। पाठ में आए हुए आंचलिक शब्द: उत्तर कुची कुची, भीटा, थुकपा, खोटी, राहदारी। प्रश्न 15, पाठ में कागज, अक्षर, मैदान के आगे क्रमश मोटे, अच्छे और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर कर आती है। पाठ में से कुछ ऐसे ही और शब्द छांटिए जो किसी की विशेषता बता रहे हों। उत्तर: बहुत पिछदना, धीमे चलना, कड्ढी धूप, खुफिया विभाग। अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकॉन में नोटिफिकेशन में ऑल को सिलेक्ट करें, जिससे कि आने वाले हर नए वीडियो के बारे में आपको जानकारी रहे। आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।